हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आयोग ने आरटीआई के माध्यम से यानी आरटीआई का एक रिप्लाई दिया जिसमें उन्होंने बोला कि उनको यूपी पीसीएसजे और यूपी एपीओ का अध्याचन मिल चुका है। सो इट मीन्स कि कभी भी हमारा नोटिफिकेशन आ सकता है। बस कुछ रिजर्वेशन को लेकर कि कितनी सीट्स कहाँ कहाँ डिवाइड होंगी, कहाँ का बाइफरकेट उनका होगा, वहाँ पे एक मैटर अटका हुआ है। जैसे ही क्लियर होगा नोटिफिकेशन एकदम से हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं यूपी पीसीएसजे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कट ऑफ कितनी रही है। आप कट ऑफ देखिएगा, पिछले 2 एग्जाम की कट ऑफ कितनी रही है, हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या ओल्ड या न्यू जो हमारा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस था उनमें से क्या आएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, और क्या 2 साल का जो एक्सपीरियंस हाईकोर्ट ने बोला है, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा है, क्या ये 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड होगा, सैलरी और अदर पर्क्स क्या हैं, और वैकेंसी आने की कब तक की संभावना है। आज की क्लास में इस बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है 450 मार्क्स का। ठीक, फिर जो हमारा मेंस होता है वो होता है 1000 मार्क्स का। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। ठीक, तो प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस हमारे ये 450 का प्रीलिम्स, 1000 का मेंस एंड 100 का इंटरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स में कैसे बाइफरकेशन होता है। तो याद रखिएगा, यूपी पीसीएसजे का प्रीलिम्स 2 शिफ्ट में होता है। पहले शिफ्ट में होएगा हमारा जनरल नॉलेज का पेपर और दूसरे शिफ्ट में होएगा हमारा लॉ का पेपर। तो जनरल नॉलेज में 150 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, यानी कि जनरल नॉलेज में अगर एक क्वेश्चन है यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 150। इट मींस एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है हमारे जनरल नॉलेज के पार्ट में। वहीं लॉ में भी 150 क्वेश्चन आते हैं, बट यहां पे बेनिफिट क्या है एक लॉ स्टूडेंट को कि एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। सो इट मींस टोटल कितने हो गए 300 मार्क्स। तो अगर हम ऐड करें 150 प्लस 300, 450 मार्क्स का हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है। अब 150 क्वेश्चंस में से मैंने यहां पे जैसे बताया हुआ भी है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, यानी कि 150 क्वेश्चन और उनके एक एक मार्क्स है, यानी कि 150 मार्क्स का पेपर होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स। 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं, और ये बिलीव मी काफी मुश्किल पड़ जाता है अगर आपने जीएस पे अच्छे से कमांड नहीं करी है। ठीक, अब सिलेबस क्या है जीएस का। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछते हैं, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एपीओ में ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। हमें एपीओ का पेपर देना तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, बट पीसीएसजे का दे रहे हैं तो वर्ल्ड की नहीं, हमें इंडिया की पढ़नी है। फिर है इंडियन पॉलिटी, नेशनल करंट नेशनल इश्यूज, इंडिया एंड दी वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में आज क्या चल रहा है, क्या इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, हमें उस बारे में पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमें पता होनी चाहिए। ये एक हमारा जीएस का सिलेबस है। अब बात करते हैं लॉ की तरफ। तो 150 क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और यहां का पेपर भी 2 घंटे का है। ठीक, तो दोनों पेपर हमारे 2-2 घंटे को हो गए। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमारे ये यूएनओ हो गया, ठीक, ब्रिक्स, आसियान। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चंस बनते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस जो लास्ट ईयर पूछा हुआ है। और लास्ट ईयर ना एक चीज और इन्होंने करी थी कि प्रीलिम्स में 9 माइनर एक्ट्स को और ऐड किया था। 9 माइनर एक्ट्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूं, यहां पे प्रिंट नहीं किया गया। 9 माइनर एक्ट्स जो प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डिफॉल्ट हो गया, यहाँ पे टीम ने ऐड नहीं किया है, तो मैं बता रहा हूं जी। जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जीके में ये भी पूछे गए क्वेश्चन है, यानी ये लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, बट इसको जीके में ऐड किया गया है। पहला, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। फिर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। फिर प्रोटेक्शन है, ये याद रखिए गलती हो गई, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 एंड पॉक्सो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि ये जो 9 माइनर एक्ट्स हैं ये भी पूछेंगे जीएस में, और अदर मिसलेनियस पार्ट्स यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, साइंस, जितने सब कुछ मैंने आपको बताया वो सब आपके प्रीलिम्स से बनते हैं, और लॉ का मैंने आपको बताया। ठीक, तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। अब हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम में। तो मेंस एग्जाम में 6 पेपर होते हैं। जो आपका पेपर नंबर 1 है, जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं, ये आता है 200 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर होता है। तो पेपर नंबर 1 हमारा 200 मार्क्स का। इसमें क्या पूछते हैं, जो प्रीलिम्स का सिलेबस था डिट्टो वही, और ये जो 9 माइनर एक्ट्स हैं ये भी। ठीक, तो यानी कि जो मेंस का जीके का पार्ट है डिट्टो वही मेंस में प्री में भी पूछा हुआ जाता है। अब हम देखते हैं पेपर नंबर 2, जो कि बात करता है इंग्लिश लैंग्वेज। ये 100 मार्क्स का है। लास्ट ईयर हिंदी भी ऐड की गई थी, यानी हिंदी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन बने थे, तो इसलिए बाइफर्केशन हाफ हाफ हो गया था। 100 मार्क्स का इंग्लिश हो गया था, 100 मार्क्स का हिंदी हो गया था। तो इंग्लिश में क्या पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं 50 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग 30 मार्क्स, और ट्रांसलेशन पूछते हैं, जिसको हमें हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, वो पूछते हैं 20 मार्क्स का। तो ये हो गया हमारा पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 3 हिंदी लैंग्वेज, ये भी 100 मार्क्स का पूछते हैं। इसमें भी ऐसे पूछते हैं 50 मार्क्स, प्रेसी राइटिंग 30 मार्क्स, एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, वो भी 20 मार्क्स। ठीक, पेपर नंबर 4 जो कि बात करता है सब्सटेंटिव लॉ, 200 मार्क्स का पूछा जाता है। हर एक पेपर का 2-3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसका पेपर नंबर 4 में, यानी सब्सटेंटिव लॉ में जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, यानी कि 200 मार्क्स में से अकेला 50 मार्क्स का सिर्फ आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, 150 मार्क्स के अदर लॉज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हमें अच्छे से कवर करना है। दूसरा फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जाता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फिर लॉ ऑफ इक्विटी एंड ट्रस्ट, ईजमेंट्री लॉ के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। तो सब्सटेंटिव लॉ काफ़ी बड़ा है, इजीली कवर नहीं हो पाता, तो टाइम से ये सब हमको ये कवर करना है। अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है प्री में या मेंस में, तो वो टारगेट फॉर आईक्यू की टीम से कांटेक्ट करके यहाँ के बैचेस ज्वाइन कर सकता है। पेपर नंबर 5 जो कि प्रोसीजरल और एविडेंस के नाम से है, जो 200 मार्क्स का है, इसमें पूछा जाता है सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जजमेंट राइटिंग और रूल ऑफ प्लीडिंग के बारे में, जिसमें हम ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेपर नंबर 5, ये भी 200 का है। पेपर नंबर 6 पेनल एंड लोकल लॉज, ये 200 मार्क्स का है। इसमें से यानी कि 200 में से 50 मार्क्स का आईपीसी है, बाकी जो 150 मार्क्स बचे वो लोकल लॉज और रिवेन्यू लॉ जो है वो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन से हमारे लोकल लॉज आते हैं, उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006, ठीक, यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972, यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। ठीक है, तो ये दोनों लास्ट ईयर पूछे हुए हैं, यानी कि इनमें से कोई हटाया नहीं, दोनों ही पूछा। 2021 का पूछा, 1972 का भी टेनेंसी पूछा है। यूपी पंचायत एक्ट, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट एंड अर्बन यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये हमारे लोकल लॉज पूछे जाते हैं। तो सिलेबस आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया, प्रीलिम्स का क्या है और मेंस का क्या है, मार्क्स का कितना बाइफर्केशन है, ये सब मैंने आपको बता दिया, और इंटरव्यू हमारा 100 मार्क्स का होता है। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग है जी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, 0.33% की नेगेटिव मार्किंग है। तो प्रीलिम्स में हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो बिल्कुल केयरफुली होकर करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि 2018 में जो पेपर हुआ था जिसमें 610 वैकेंसी आई थी, और 2022 में यानी जिसमें 303 वैकेंसी आई थी, उस पेपर्स में क्या क्या कट ऑफ रही थी। ठीक, 18 में जो पेपर हुआ था 610 वैकेंसी थी, प्रीलिम्स में कितनी कट ऑफ गई, जनरल की गई थी 208, ओबीसी की गई थी 189, एससी की गई थी 135 और एसटी की गई थी 130, दोनों की सेम गई थी, एससी और एसटी की 135। जिसने प्रीलिम्स किया वो मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ। मेंस में कितनी मेरिट गई,
जनरल 443 आउट ऑफ 1000, ओबीसी 409, एससी 363 और एसटी 300। फाइनल कट ऑफ यानी आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके यानी कि 1100 में से कितनी बनी मेरिट? जनरल की 560, ओबीसी की 503, एससी की 475 और एसटी की 352। ये था हमारा 2018 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ। अब 2022 में जो लास्ट पेपर हुआ था, जो 4 साल के गैप के बाद आया था, उसमें टोटल वैकेंसी थी 303। प्रीलिम्स में कितनी कट ऑफ गई इसके बारे में देखते हैं। जनरल की गई थी 280 आउट ऑफ 450, ओबीसी की गई थी 268, एससी की 217, एसटी 158 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 280। मेंस में कितनी कट ऑफ गई? जनरल की गई थी 472, ओबीसी की गई थी 454, एससी की गई थी 413, एसटी की गई थी 356 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 458। अब फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी गई थी? जनरल की 590, जनरल की गई थी 590, ओबीसी की गई थी 551, ठीक, एससी की गई थी 522, एसटी की गई थी 467 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 562। तो आप देख रहे हो डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, हमने कर ली, हमने देख लिया कट ऑफ भी है और कट ऑफ कितनी गई, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये भी हमने देख लिया। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमें पेपर क्लियर करने के लिए? पहला, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट पे आपको कमांड होनी चाहिए। बिना बेयर एक्ट अगर आपने नहीं पढ़ी, नहीं आपने गो थ्रू किया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो मेंस में पहुंचने के लिए आपको पहले प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा और प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको मेन बेयर एक्ट पे कमांड करनी पड़ेगी, ठीक। उसके हर एक प्रोविजंस, हर एक सेक्शन नंबर्स, हर एक इलस्ट्रेशन, उस सेक्शन नंबर से इंपॉर्टेंट केसेस क्या बनते हैं, लैंडमार्क केसेस क्या हैं, ये सब पता होने चाहिए, ठीक। फोकस ऑन जीएस पोर्शन, यानी कि दूसरी जो स्ट्रैटेजी हमारी, लॉ तो सब पढ़ लेते हैं क्योंकि वही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंटरेस्ट हमें लॉ में ज़्यादा होता है, बट जीएस नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि जीएस इतना वास्ट है, हमें समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। तो अगर किसी को जीएस या लॉ के पेपर में कोई प्रॉब्लम है, आप टारगेट फॉर आईक्यू टीम से कांटेक्ट करें और बैचेस ज्वाइन करें, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा ये मतलब है जीएस पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, चाहे आप खुद करो चाहे हमारे थ्रू करो। खुद करोगे टाइम टेकिंग है, खुद कर सकते हो नो डाउट, बट उसमें टाइम लगेगा, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा पोर्शन छोड़ना है, वो आपको नहीं पता होगा जब तक कि आप अच्छे से एनालाइज ना कर लें प्रीवियस ईयर के पेपर्स को। अब वो आप करने बैठोगे तो इतना टाइम नहीं है। तो ये काम हमारा है, ये ड्यूटी हमारी है कि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दें, चाहे वो हम आपको वीडियो के थ्रू दें या अपने नोट्स के थ्रू दें, ठीक। तो आपको जीएस पोर्शन पे भी अच्छे से कमांड करनी है। अब बात करते हैं माइनर एक्ट्स। जो 9 माइनर एक्ट्स जीएस पोर्शन में ऐड हुए थे, हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी हम लॉ के पेपर को देते हैं, ठीक। तो इस बार काफी बच्चों ने माइनर एक्ट्स को इग्नोर किया था क्योंकि प्रीलिम्स में माइनर एक्ट्स में से हार्डली 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे थे, बट जब मेंस की बारी आई उसी माइनर एक्ट में से 50 से 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो याद रखिएगा माइनर एक्ट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। लैंग्वेज पेपर सब या तो जीएस पढ़ेंगे या फिर अपना लॉ का पेपर पढ़ेंगे, लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट। और अगर आपने लैंग्वेज इग्नोर करा तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि आप एग्जाम से ऑलरेडी बाहर होगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। आपको ऐसे लिखना है, आपको प्रेसी राइटिंग करनी है और ट्रांसलेशन करना है। अगर आप जितनी मेहनत लॉ में कर रहे हैं उसका 50% अगर आप अपने लैंग्वेज पेपर में कर लें तो काफ़ी अच्छे मार्क्स, आई थिंक 120 अबव आप मार्क्स लेकर आ सकते हैं लैंग्वेज के पेपर में। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें एक बार बैठ के एनालाइज करने पड़ेंगे, पता चलेगा ट्रेंड क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। जब हम अपने बेयर एक्ट जीएस सब अच्छे से कवर कर लेंगे उसके बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज टिक करने हैं। जितने हम एमसीक्यूज टिक करेंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। तो एमसीक्यूज टिक करना जरूरी है, ठीक। तो अभी हमने क्या क्या देखा? अभी हमने सिलेबस कवर करा, सिलेबस कवर करके हमने ये देखा कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं,
पता चल गया 0.33 नेगेटिव मार्किंग भी है। कट ऑफ हमने अच्छे से देख लिया, हमने स्ट्रेटेजी की बात कर ली। अब बात करते हैं ओल्ड और न्यू लॉ के बारे में, जिसमें काफी बच्चों को ना कंफ्यूजन है कि ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपके ना सेक्शन नंबर, चैप्टर नंबर्स को आगे पीछे कर दिया गया है। अदरवाइज जो कंटेंट है, जो कंसेप्ट है सेक्शंस के, उस एक्ट्स के, वो डिट्टो सेम है। किसी किसी में छोटा मोटा डिफरेंस हुआ है, चेंजेस आए हैं, वो हम आपको अच्छे से करा देंगे। ठीक, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या एविडेंस एक्ट हो, ये ड्यूटी कराने की हमारी है। आप बिल्कुल भी टेंशन इसमें मत लीजिए। ठीक, यानी कि अगर दूसरी बात हम करें, यूपीएचजीएस में सबको पता है कि दोनों एक्ट्स पूछे जा रहे हैं, ओल्ड भी पूछे जा रहे हैं, न्यू भी पूछे जा रहे हैं। अब ओल्ड और न्यू पूछने का मतलब क्या है जब 1 जुलाई से एनफोर्स हो रहा है? देखिए कंसेप्ट डिट्टो सेम है, सबको पता है। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं, ये बात आयोग भी जानती है, ये बात हाईकोर्ट भी जानती है कि अगर हम न्यू एक्ट ही लेकर आएंगे तो काफी ना दिक्कत हो जाएगी, ये इनजस्टिस हो जाएगा बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि प्रोविजंस काफी चेंज हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में आप पूरे न्यू एक्ट को पढ़ लोगे, समझ लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा ये ना आयोग भी ध्यान दे रही है, हाईकोर्ट भी ध्यान दे रही है कि ये इनजस्टिस ना हो जाए, इस वजह से पुराना और नया सिलेबस दोनों पूछा जा रहा है। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, चाहे यूपीएपीओ हो या यूपी पीसीएसजे हो, दोनों ही पूछे जाएंगे। हाँ, इतना मैं मानता हूं कि शायद ओल्ड लॉ में से आपके 70 या 80% क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी के 30 या 20% वो नए सिलेबस में से पूछ सकते हैं। ठीक, तो दोनों हमें पढ़ना है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं छोड़नी है अपनी गलती कि वो बाद में हमें भारी पड़ जाए। तो हमें ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ने हैं। ये आप बिल्कुल भी अपना और यूट्यूब चैनल पे मत जाइए कि आपको नया पढ़ना है या पुराना ही पढ़ना है, हमें दोनों ही पढ़ने हैं। ये आप अपने दिमाग से चीज निकाल दीजिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। सबको पता है एलिजिबिलिटी 21 से लेकर 35 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, अब 2 साल के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं, इस वाले नोटिफिकेशन में चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि अभी से अप्लाई होगा। हाँ, अगर ये वैकेंसी आई और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी उसमें चांसेस हाई हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड ऑन होगा। अगर मैं अपना व्यू दूं तो इस साल जो 2024 की वैकेंसी आएगी उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड ऑन नहीं होगा। ठीक, सैलरी एंड अदर पर्क्स, तो जैसा कि हम सब जानते हैं जो हमारी यूपी पीसीएसजे की सैलरी स्लैब है वो 77,000 से लेकर 840 से लेकर 1,36,520, ये हमारी सैलरी स्लैब बनी हुई है अकॉर्डिंग टू सेकंड जुडिशियल पे कमीशन। राइट, यानी कि हमारी सैलरी काफ़ी अच्छी हो गई है। अगर मैं बात करूं अप्रोक्सली, यानी कि थोड़ी मोटा बात करूं, तो आप जब ट्रेनिंग के लिए जाते हो, ट्रेनिंग के टाइम ऑन एंड अराउंड आपको 1,10,000 रुपीज़ इन हैंड मिलते हैं। ठीक, मैं इसमें शायद थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूं, बट अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं 1,10,000 आपको इन हैंड मिलते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको 96,000 के अराउंड सैलरी मिलती है। अब मैं इसमें ना इन दोनों कंसेप्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट 96 आपको आफ्टर ट्रेनिंग मिलेगी और 1,10,000 आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग सैलरी मिलती है। पर्क्स की बात करें तो पर्क्स तो सबको पता है जुडिशरी का काफ़ी अच्छा है, जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर मैगजीन ये लगा रहे हैं अपने पास तो उसकी आपको चार्जेस भी मिलते हैं। यानी ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी शायद 50% आपको देना होता है, 50% गवर्नमेंट का होता है। तो पर्क्स भी काफ़ी अच्छे, फर्नीचर अलाउंसेज भी मिलते हैं आपको। ठीक, आप जो जजेस हम रोब पहनते हैं उसकी भी आपको पैसे मिलते हैं 2 या 3 साल के बाद। ठीक, तो पर्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है आफ्टर सेकंड पे जुडिशियल पे कमीशन के बाद। अब बात करते हैं वैकेंसी कि वैकेंसी आने कब तक आ सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए वैकेंसी अगर मैं बात करूं, आप इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जून या मैक्स टू मैक्स जुलाई फर्स्ट वीक तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। और अगर फिर मैं बात करूं प्रीलिम्स कब तक हो सकता है, तो प्रीलिम्स हमारा अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ये आपको प्रीलिम्स की डेट हो सकती है। ठीक, तो यानी कि अगर देखा जाए 3-4 महीने ही हैं, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। जिसे टारगेट फॉर आईक्यू से जुड़ना है
वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।